Unit 4 Collecting Things. Words to know. आर्कियोलॉजी होती है एक साइंस की वो फील्ड है जिसमें खुदाई करके चीज़ें निकाल कर पुराने ज़माने के बारे में स्टडी की जाती है कि जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, जब इन जगहों की खुदाई की गई अंदर से क्या निकला और तो उस ज़माने की स्टडी की गई. द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एंशियंट पुराने कल्चर की स्टडी थ्रू द एग्जामिनेशन ऑफ बिल्डिंग्स, इमारतें, ग्रेव्स, कब्रें, टूल्स, औजार एंड अदर थिंग्स डग अप फ्रॉम द ग्राउंड. यानी जब खुदाई के दौरान ये सब चीज़ें निकलती हैं उनको पढ़ के हम पुराने ज़माने की हिस्ट्री जानते हैं. उस स्टडी को कहते हैं आर्कियोलॉजी. बोटैनिस्ट बॉटनी से ये वर्ड है. बॉटनी वर्ड बायो की एक बायोलॉजी की को जब हम स्टडी करते हैं तो हम उसकी दो ब्रांचेस बना लेते हैं. एक ज़ूलॉजी जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, एक बॉटनी जिसमें हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं. तो बोटैनिस्ट होते हैं समबॉडी विद अ साइंटिफिक इंटरेस्ट इन प्लांट्स. कुछ लोग जो साइंसी तौर से पौधों के बारे में पढ़ते हैं. कैबिनेट अलमारियों को कहते हैं. एन अपराइट पीस ऑफ फर्नीचर कंसिस्टिंग ऑफ ड्रॉर्स, शेल्फ्स एंड कंपार्टमेंट फॉर स्टोरिंग ऑब्जेक्ट्स. चीज़ें रखने के लिए बहुत से खानों वाली, दराजों वाली अलमारी. प्रिजर्व महफूज करना. कीपिंग समथिंग प्रोटेक्टेड. स्टोरिंग केयरफुली, किसी चीज़ को एहतियात से रखना और उसको महफूज कर लेना. Have you ever thought about making a collection of something? क्या तुमने कभी या आप लोगों ने कभी ये सोचा किसी चीज़ को जमा करने के बारे में? Collecting has always been a pleasant pastime for millions of children all over the world. चीज़ें जमा करना पूरी दुनिया के कई हज़ारों बच्चों का वक्त गुजारने का एक बहुत खुशगवार ज़रिया है. यानी चीज़ें जमा करके उससे वो खुशगवार एक माहौल उनके दिमाग में आता है. इसलिए आता है जब आप कोई चीज़ जमा करना चाहते हैं तो आप उसके बारे में ऑटोमेटिकली स्टडी करते हैं और आपको उसकी वैरायटी मिलती है तो आपको आपके दिल को और दिमाग को सुकून मिलता है. इसलिए ये जो चीज़ है, चीज़ें जमा करना, ये कई 100 सालों से लोग इसको जमा कर रहे हैं. द वर्ल्ड इज़ सो फुल ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट क्वाइट ऑफन चिल्ड्रन एंड एडल्ट टू बिकम इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग. पूरी दुनिया बहुत सी दिलचस्प चीज़ों से भरी हुई है जिसमें बच्चे और बड़े बहुत ज़्यादा दिलचस्पी से उनको जमा करते हैं. यानी उनको दिलचस्पी लेकर उनको कलेक्ट करना चाहते हैं. देखिए, जैसे आप अपनी कबर्ड खोलें, आपके पास कई लोग वो होते हैं जो अपने पुराने कपड़े कहीं नहीं वेस्ट करते, उनकी भी कलेक्शन करते हैं कि ये हमारे 2 इयर्स थे, ये 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स और इवन अब वो 40s 50s में पहुंच गए और उनके पास वो सारी कलेक्शंस हैं. तो कलेक्शन जो है ये हर आदमी की अपनी अपनी हॉबी है. कई लोगों के पास शूज़ होते हैं कलेक्शन में, कई लोगों के पास बेल्ट्स के बकल्स होते हैं कलेक्शन में, कई ख़वातीन ज्वेलरी की कलेक्शन करती हैं. ओल्ड डिज़ाइन की ज्वेलरी, न्यू डिज़ाइन की ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी या किसी भी मेटल की ज्वेलरी में. तो ये डिफरेंट चीज़ों में कलेक्शन होती है और ये इंसान के दिमाग को बहुत सुकून देती है. What kind of things do people collect? किस किस्म की चीज़ें लोग इकट्ठे करते हैं? The answer to this is anything and everything. इसका जवाब है कोई भी चीज़ और हर चीज़. There is no rule that says a particular kind of object must not be collected. कोई ऐसा असूल नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि ये ख़ास चीज़ जमा नहीं की जा सकती. Stamps, shells, butterflies, hats, feathers, leaves, stones, matchbox यानी माच से, covers, antiques, plates, costumes, cars and 1001 other things are collected by people in every corner of the world.
यानी दुनिया के कोने कोने में इन चीज़ों के अलावा ये जो डाक के टिकट होते थे वो, और सिपियाँ, तितलियाँ, टोपियाँ, परिंदों के पर, पंख, पत्ते, स्टोन्स, डिफरेंट स्टोन्स, ये भी लोग जमा करते हैं। और इसमें कीमती स्टोन्स भी आते हैं, आम स्टोन्स भी आते हैं, माचिस की डिब्बियाँ, कोई और किस्म के कवर्स, किसी भी चीज़ के कवर्स, और कोई पुराने नवादरात, पुराने मतलब आप कई इलाकों से प्लेट्स, इसी तरह कपड़े, कारें, हर तरह की चीज़, 1001 चीज़ें इसके अलावा और हैं जो पूरी दुनिया में लोग जमा करते हैं। Some people begin a collection as a hobby. It is an enjoyable way to spend a rainy afternoon or some free time. कुछ लोग इसको अपने मशगले के तौर पे जमा करते हैं क्योंकि ये बहुत इंजॉयबल है कि बारिश की शाम में और फालतू वक्त आप इसके साथ गुजारें। Quite often what starts off as a hobby, अक्सर व बेशतर जिस चीज़ को एक मशगले के तौर पर शुरू किया गया और पास टाइम, जिन चीज़ों को हम मशगले के तौर पर और वक्त गुजारने के लिए शुरू करते हैं, अक्सर औकात वो एक संजीदा स्टडी और एक प्रोफेशन बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ चाइल्ड हु इज़ इंटरेस्टेड इन स्टैम्प में इन अडल्ट लाइफ वॉन्ट टू वर्क विद स्टैम्प्स। मिसाल के तौर पर एक बच्चा दिलचस्पी लेता है टिकटों में, स्टैम्प्स में, बड़ा होकर वो इन्हीं स्टैम्प्स के साथ काम शुरू कर देता है। वन हु कलेक्टेड ओल्ड कॉइन्स मे लेटर ऑन बिकम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी। इसी तरह वो शख्स जो सिक्के जमा करता है, बड़ा होकर हिस्ट्री और आर्कियोलॉजिस्ट यानी वो जो खुदाइयाँ करके उसकी हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, उसमें उस आर्कियोलॉजिस्ट बन जाता है। अ कलेक्टर ऑफ फ्लावर्स, और फूल जमा करने वाला मे बिकम अ बोटैनिस्ट, और फूल जमा करने वाला जो फूलों की कलेक्शन करता है वो बोटैनिस्ट यानी बॉटनी में दिलचस्पी लेता है, तो वो बोटैनिस्ट यानी माहिर नबातात बन जाता है। हाउ डज अ पर्सन स्टार्ट अ कलेक्शन, कैसे एक आदमी अपनी कोई कलेक्शन या जमा करना शुरू करता है। दिस इज़ नॉट एज ईजी अ क्वेश्चन एज इट सीम्स, ये इतना आसान सवाल नहीं है जितना नज़र आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड what you are going to collect. सबसे पहले तो आपने ये फैसला करना है कि आप किस चीज़ को जमा करना चाहते हैं। You will of course be influenced by a number of things. आप लाजमी तौर से बहुत सारी चीज़ों से मुतासिर होते हैं। In the end you will want to collect something that you are interested in. और आखिर पे आप वही चीज़ जमा करना चाहते हैं जिसमें आप दिलचस्पी लेते हैं। Your decision will depend on whether the things you wish to collect are available near you. आपका फैसला इस बात पे भी मुनस्सिर है कि जो चीज़ आप जमा करना चाहते हैं वो आपके करीब से आपको मिलती है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ नो यूज़ कलेक्शन seashells if you live miles away from the sea. इस बात का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप समंदर से बहुत दूर रहते हैं, माइल्स अवे हैं, तो आप सीशेल्स जमा करें। सेल्डम विजिट द सी साइड, और कभी कभी सी साइड का विज़िट करें। एंड नो वन लिविंग नियर द सी हु माइट सेंड यू सीशेल्स, और किसी ऐसे शख्स को आप नहीं जानते जो समंदर के पास रहता है और आपको सीशेल्स भेज सकता है। इट इज़ नो यूज़ कलेक्शन फ्लावर्स इफ़ यू सेल्डम विजिट अ गार्डन और अ कंट्री साइड, और फूल जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आप कभी कभार गार्डन जाते हैं या कंट्री साइड पर जाते हैं। वन ऑफ द रीज़न वाई स्टैम्प्स कलेक्टिंग वॉज सो पॉपुलर इज़ बिकॉज स्टैम्प्स वर इजीली ऑब्टेन्ड। एक वजह
कि टिकट जमा करना बहुत पॉपुलर था क्योंकि ये आसानी से मिल जाते थे. मोस्ट पीपल हैड फ्रेंड्स इन डिस्टेंस प्लेसेस हु रोट लेटर टू देम. बहुत से लोगों के लंबे दूर फासलों पर दोस्त रहते थे जो एक दूसरे को ख़त लिखते थे. क्वाइट ऑफन चिल्ड्रन बिकम इंटरेस्टेड इन राइटिंग टू अ पेन फ्रेंड. अक्सर बच्चों के अपने ऐसे दोस्त होते थे, पेन फ्रेंड्स होते थे, जिनसे वो सिर्फ उनका राब्ता खतूत के ज़रिए ही होता था, उन्होंने एक दूसरे को देखा नहीं होता था. अ पर्सन whom they had never met and who lived in foreign country. ऐसा बंदा, ऐसा शख्स जो या तो बैरून मुल्क रहता था या बहुत ज़्यादा फासले पे रहता था. सिर्फ दोस्ती उनकी कलमी दोस्ती थी. इसको उर्दू में कहते हैं कलमी दोस्ती, यानी कलम से ख़त लिख कर ही दोस्ती करना. इंग्लिश में इसको पेन फ्रेंड कहते हैं. अब इसका ट्रेंड इसलिए कम हो गया है कि अब हमारे पास बहुत ज़्यादा इंटरनेट की सहूलत आ गई है और बहुत सारे फासले हम आपस में एक दूसरे के करीब हो गए हैं. When an envelope with a colorful stamp arrives in the post, you might say, "What a lovely stamp." जब एक टिकट, एक लिफाफा आपके पास कलरफुल टिकट के साथ पहुंचता था तो आप कह सकते थे कितना खूबसूरत टिकट है. It's a pity to throw it away. इसको फेंकना बहुत बड़ी, यानी इसको फेंकना हमाकत है, बेरहमी है या बुरी बात है. That stamp then become the first in your collection. तब वो पहला टिकट आपकी कलेक्शन का हिस्सा बनता. It is the start of a new and interesting hobby. और ये एक नई और दिलचस्प मशगले का आगाज़ होता या हिस्सा बनता. There are many ways to keeping a collection. बहुत से तरीके हैं अपनी जमा चीज़ को रखने के. Stamps may be kept in an album. टिकट एक एल्बम में रखे जा सकते हैं. Stones और bottles will have to be kept in cabinets or in a box. पत्थर और बोतलें जो जमा करते हैं लोग उनको अलमारियों में या बॉक्सेस में रखते हैं. And flowers can be pressed and pasted in a स्क्रैप बुक. और जो फूल जमा करते हैं वो उनको स्क्रैप बुक में सुखा कर पेस्ट करते हैं. डू यू हैव अ कलेक्शन? क्या आपके पास कोई कलेक्शन है? टॉक अबाउट योर कलेक्शन विद योर क्लासमेट. अगर आपके पास कोई कलेक्शन किसी चीज़ की है या आपकी हॉबी है तो आप वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में, और हम आपकी वो चीज़ें शेयर कर सकते हैं अपने नेक्स्ट लेसन में कि हमारे स्टूडेंट्स की ये इतनी सारी डिफरेंट हॉबीज़ हैं और इतनी सारी डिफरेंट कलेक्शंस हैं. हियर आर सम टिप्स टू स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स. फूल जमा करने के लिए कुछ टिप्स हैं. नंबर 1, नेवर पिक मोर फ्लावर्स देन यू नीड फॉर स्टडी. उतना ही फूल तोड़ें जितने आपको उसके लिए स्टडी करने के लिए चाहिए. सम ऑफ द थिंग्स यू विल नीड. और इस काम के लिए फ्लावर कलेक्शन के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है. नंबर A, अ नोटबुक यानी एक किताब. अ पेंसिल, एक पेंसिल. एन एल्बम और स्क्रैप बुक जिसमें आपने वो फूल लगाने हैं. 2 पीसेस ऑफ कार्डबोर्ड, गत्ते के 2 पीसेस जिसका साइज़ 25 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के दरमियान हो. साफ़ सुथरा क्लीन न्यूज़पेपर. अ मैग्नीफाइंग ग्लास, यूज़फुल बट नॉट असेंशियल. आपके फ़ायदे के लिए होगा लेकिन ज़रूरी नहीं है. प्रैक्टिस ड्राइंग की भी प्रैक्टिस करें सो दैट यू कैन कॉपी अ लीफ और अ फ्लावर विद एक्यूरेसी एंड स्पीड, ताकि आप पूरी एक्यूरेसी और स्पीड से अपने फ्लावर को ड्रॉ कर सकें. होता ये है कि जब आप किसी भी चीज़ की कलेक्शन करते हैं तो उस चीज़ के लिए आप उसकी सारी इंफॉर्मेशन अपनी उसी स्क्रैप बुक पर साथ साथ नोट करते जाते हैं. प्रिजर्विंग फ्लावर्स एंड लीव्स इज़ क्वाइट ईजी. फूलों को और पत्तों को महफूज करना बहुत आसान है. When you have picked the sample you want, जब आप वो सैम्पल तोड़ लें जो आपको चाहिए, place it on a sheet of newspaper. Place the newspaper on the sheet of
हार्ड बोर्ड, उसको आप एक न्यूज़पेपर के ऊपर रखें, जो भी आपने फूल या आपने एक ब्रांच तोड़ी है, और उस न्यूज़पेपर को फिर आप एक हार्ड बोर्ड पे रख दें. ऑन टॉप ऑफ द फ्लावर पुट एन अदर पीस ऑफ न्यूज़पेपर एंड एन अदर पीस ऑफ हार्ड बोर्ड. फिर आप उसके ऊपर एक और अखबार रखें और उसके ऊपर एक और हार्ड बोर्ड यानी सख्त गत्ता रख दें. पुट अ फ्यू हैवी बुक्स ऑन टॉप एंड लीव इट फॉर अ फ्यू डेज. उसके ऊपर कुछ वजनी किताबें रख दें और चंद दिन के लिए उसको छोड़ दें. इफ़ द फ्लावर और द लीफ आर जूसी यू मे नीड टू चेंज द न्यूज़पेपर. अगर वो फूल और वो पत्ते अंदर थोड़े से रसीले हैं, उनके अंदर ज़रा नमी ज़्यादा है, तो आपको अखबार चेंज करना पड़ेगा. द फ्लावर विल बी रेडी टू पुट इन टू योर एल्बम इन अबाउट 2 वीक्स. तो ये फूल 2 हफ्ते के अंदर इस काबिल हो जाएगा कि आप इसको अपनी एल्बम में लगा लें. When the flower has been taken out of the press, place it on some clean paper. जब वो फ्लावर आपका प्रेस हो गया, आपने ले लिया, फिर उसको एक साफ़ सुथरे कागज़ पे रखें. फिक्स इट विथ टाइनी ड्रॉप ऑफ ग्लू और विथ स्ट्रिप्स ऑफ गम्ड पेपर. फिर आप उसको गम्ड पेपर से या आप उसको ग्लू से उस पेपर पे साफ़ सुथरे कागज़ पे चिपका लें. पेस्ट द होल पेज इन योर एल्बम. फिर वो पूरा का पूरा पेस्ट अपनी एल्बम में लगा लें जैसे तस्वीर लगाते हैं. इन एडिशन और पुटिंग सैम्पल्स ऑफ फ्लावर्स इन योर रिकॉर्ड बुक यू विल हैव टू मेक नोट्स अबाउट द फ्लावर. इजाफी तौर पर आपने जो फूल अपने किताब में लगाया है उसके कुछ नोट्स भी उसमें तैयार करें. यू कैन रिकॉर्ड द नेम, when and where it was found. उसका एक आप रिकॉर्ड बनाएं, उसका नाम लिखें और उसको कब और कहाँ से हासिल किया गया. उसका साइज़ लिखें, उसका कलर और शेप, इट्स साइज़, द कलर एंड शेप, एंड एनी अदर डिटेल यू विश. और कोई भी ऐसी और डिटेल जो आपका दिल चाहता है कि आपके फ्लावर के बारे में आपकी स्क्रैप बुक के अंदर लिखी हुई होनी चाहिए, वो आप लिख लें. If you are good in drawing, अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, you can make drawing of flowers and the plants. तो आप उस फूलों की और पौधों की तस्वीर बना सकते हैं. That they came from, कि वो फूल यानी वो आपने किस पौधे से हासिल किया उसकी. Here is a page from a flower book record. ये एक पेज है जो फ्लावर बुक रिकॉर्ड से हमने यहाँ लिया है. इसने एक पौधा लिया जैस्मिन का यानी चमेली का फूल लिया. ये फ्लावर उसने यहाँ फ्लावर पेस्ट कर दिया. किस तारीख को लिया वो पेस्ट लिख दिया. उसके बाद किस गार्डन से लिया उसका नाम लिख दिया. उसका साइज़ क्या था 1.5 सेंटीमीटर. उसमें पेटल्स कितने थे उसके, वो उनकी तादाद लिख दें कि कितने पेटल्स हैं उसके. कलर कौन सा है उसका, वाइट है, वो भी लिख दिया. और ये क्रीपर है. क्रीपर वो पौधा होता है जो दीवारों के साथ चिमट चिमट के बेल की तरह चढ़ जाता है, यानी उसके साथ श्रब है, क्रीपर है, या ये आपका ट्री है. ये क्या चीज़ है इसके बारे में आप लिखेंगे. और उसकी लीफ की शेप, क्योंकि लीफ की शेप और उसके पेटल्स की तादाद और उसके फ्लावर का साइज़ और उसका ये बताना कि ये प्लांट किस किस्म का है, क्रीपर है, श्रब है या हर्ब है या फिर ये ट्री है. इससे उस प्लांट के जब आप फर्दर स्टडी करते हैं तो उस प्लांट के तमाम बोटैनिकल कैरेक्टर्स सामने आ जाते हैं. चैलेंज. कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ हॉबीज़ दैट कुड टर्न इनटू प्रोफेशन. कुछ और ऐसी हॉबीज़ जो प्रोफेशन में तब्दील हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोन कलेक्शन एक ऐसी हॉबी है जो आपकी उसमें तब्दील हो जाती है. इसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बोन्स कलेक्ट करने का शौक़ होता है. तो आपके जहन में भी जो इस किस्म का प्रोफेशन या आइडिया आता है उसको आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट करके.
exercise. A part, comprehension. Question number 1, answer the following questions. Question A है, what kind of things do people collect? लोग किस किस्म की चीज़ें जमा करते थे? People collect anything and everything. Stamps, shells, butterflies, hats, feathers, leaves, stones, matchbox covers, antique, plates, costume, cars, and 1,001 other things are collected by people in every corner of the world. Question B, why was stamp collecting so popular? जो टिकटें जमा करना है वो इतना पॉपुलर या पसंदीदा क्यों था, मशहूर क्यों था? स्टैम्प कलेक्टिंग वॉज एंड स्टिल इज, था और है, सो पॉपुलर बिकॉज स्टैम्प्स आर easily obtained. Most people have some friends in distant places. बहुत से लोगों के फासलों पर दोस्त होते थे और फॉरेन कंट्रीज़ और बैरून ममालिक में who write letters to them, जो उन्हें ख़त लिखते थे. पुराने ज़माने में भी ये कलेक्शन आसान थी और आज भी आसान है, इसीलिए ये फेमस है और पॉपुलर है. क्वेश्चन नंबर सी, what are some of the things you will need in order to start a collection of flowers? कौन सी चीज़ें हैं, कुछ वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको फूल इकट्ठे करने की, उसी कलेक्शन के लिए ज़रूरत होती हैं. इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स यू विल नीड अ नोटबुक, आपको एक नोटबुक चाहिए, एन एल्बम और स्क्रैप बुक. एल्बम जिसमें आप तस्वीरें लगा सकते हैं, स्क्रैप बुक भी एक ये मोटे पेपर की, कागज़ की एक कॉपी होती है एल्बम जैसी. 2 pieces of हार्डबोर्ड्स approximately 25 centimeters और 20 centimeters, यानी मल्टीप्लाइड बाई 20 centimeters. एक तरफ ये 25 centimeters और एक तरफ ये 20 centimeters का हो. न्यूज़पेपर, पुराने अखबार, एंड मैग्नीफाइंग ग्लास, और वो ऐसा शीशा जो बड़ा करके चीज़ों को दिखाता है, एंड सम फ्लावर्स, और कुछ फूल. क्वेश्चन डी, वाई डू यू थिंक one should not pick more flowers than one needs? One should not pick more flowers, किसी को ज़्यादा फूल नहीं तोड़ने चाहिए, than needed, जितनी की ज़रूरत है, because some flowers are rare, क्योंकि कुछ फूल बहुत कामयाब होते हैं. Flowers make the environment look beautiful and provide nectar for bees. एक तो ये बीज के लिए खाना फराहम करती हैं, नेक्टर फराहम करती हैं, और हमारी एनवायरनमेंट को खूबसूरत भी बनाती हैं. इसके अलावा इनके अंदर सीड होता है, जिसने जब इसने फ्लावर ने बड़ा हो जाना है, मेच्योर हो जाना है, और उसके नीचे जो डोडी होती है उसने फटना है, तो उसमें से उस फ्लावर का सीड निकलना है. क्वेश्चन नंबर ई, वाई इज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूजफुल बट नॉट असेंशियल? मैग्नीफाइंग ग्लास, चीज़ों को बड़ा करके दिखाने वाला जो एक ग्लास है, वो यूज़फुल क्यों है और ज़रूरी क्यों नहीं है? अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ यूज़फुल इफ़ वी वांट टू स्टडी द लीव्स केयरफुली. अगर हम किसी चीज़ के पत्तों को मोहतात तरीके से स्टडी करना चाहते हैं तो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए. फॉर मोस्ट पर्पस आवर आइज़ आर गुड इनफ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ों के लिए हमारी आँखें काफ़ी हैं. क्वेश्चन नंबर एफ, what are the details you could write in your record book? क्या डिटेल्स हैं जो आप अपनी रिकॉर्ड बुक में लिखेंगे? In your record book we could write the name of the flowers, where and when it was found, कब और कहाँ वो मिला, its size, इसका साइज, इसका कलर and the shape and its scent, और इसकी महक कैसी थी. ये तमाम चीज़ें आप उस पर लिखेंगे. Why do you think newspaper is used in the flower press? Answer, newspaper is used in the flower press because it can soak up the plant juice to dry the flower. It is more absorbent than most other type of paper. This question is more difficult. Discuss it first. H, can you think of any reason
फॉर नॉट कलेक्टिंग थिंग्स? क्या आप कोई ऐसी वजह सोच सकते हैं कि ये बेकार चीज़ है, चीज़ों को जमा नहीं करना चाहिए? मेक अ लिस्ट ऑफ रीज़न अगेंस्ट कलेक्टिंग थिंग्स। इस हॉबी के अगेंस्ट आपके पास क्या ख़यालात हैं या क्या पॉइंट्स हैं, वो बताएं। ये कुछ सजेशंस हैं जो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आपके पास इसके अलावा भी कोई बात हो सकती है और आप कुछ भी लिख सकते हैं जो भी आपके जहन में है। सम सजेशंस हैं ये। इफ़ एवरीवन कलेक्ट सर्टेन टाइप ऑफ शेल्स, अगर हर आदमी एक ख़ास किस्म के शेल्स जमा करने शुरू कर दे, फॉर एग्ज़ाम्पल दे माइट बिकम रेयर। एक तो वो कमयाब हो जाएंगे, कम रह जाएंगे। इट माइट हैव एन इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। ये हमारे इकोसिस्टम होता है खुराक की चेन या एक माहौलियाती चेन, उसका हिस्सा होते हैं। इट वुड बी क्रूअल टू किल बटरफ्लाइज। ये बहुत ज़ालिमाना है कि हम बटरफ्लाइज को मार दें और अदर स्मॉल क्रिएचर्स फॉर अ कलेक्शन, और छोटी छोटी और दूसरे हशरात को जमा करने के लिए। दिस इज़ व्हाट कलेक्टर्स यूज टू डू। जो लोग कीड़े मकोड़े जमा करते हैं, हशरात जमा करते हैं, जाहिर है कि वो उनको मार कर ही फिर प्रिजर्व करते हैं। कलेक्शन टेक अप अ लॉट ऑफ स्पेस। कलेक्शन करने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया फॉर समवन विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पेस टू स्टार्ट कलेक्टिंग लार्ज आइटम। और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि एक बड़ी चीज़ को जमा करने के लिए आपके पास छोटी सी जगह हो, तो आप उस चीज़ पे इतना वक्त और पैसे और अपना उस चीज़ के ऊपर एक टाइम स्पेंड करें, लेकिन वो प्रॉपरली आपसे प्रिजर्व भी ना हो और जमा भी ना हो। इसके लिए एक अच्छी बड़ी जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, रेफर टू द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। Quite often, what starts off as a hobby or pastime develops into a more serious study or even a profession, even a profession। जो आप एक मजाक में हॉबी के तौर पर और वक्त गुजारी के तौर पे जिस मशगले को आप अपनाते हैं, मुमकिन है कि वो एक बहुत सीरियस किस्म की पढ़ाई और एक पेशा बन जाए। क्वेश्चन ए है इसका, what sort of hobby is particular have been mentioned before this? इससे पहले कौन सी एक ख़ास हॉबी पर्टिकुलरली डिस्क्राइब की गई है? आंसर इसका, द हॉबी ऑफ बिगिनिंग अ कलेक्शन। चीज़ों को जमा करने की हॉबी। हॉबीज़ तो बहुत सारी होती है ना, रीडिंग की हॉबी है, गेमिंग की हॉबी है, आपकी प्लांटेशन की हॉबी है। तो इससे पहले आपको क्या चीज़ पर्टिकुलर बताई गई थी? हॉबी फॉर ऑफ बिगिनिंग अ कलेक्शन, चीज़ें जमा करने का मशगला। क्वेश्चन बी, व्हाट एग्जाम्पल्स आर गिवन ऑफ हॉबीज डेवलपिंग लेटर इनटू प्रोफेशन? आंसर, a child interested in stamps may work with stamps. One interested in collecting old coins may become a historian or a archaeologist. One collecting flowers may become botanist. Now part B, working with words. Use these words in sentences of your own. आपके लिए मैं एग्जाम्पल के कुछ एक सेंटेंसेस का बनाऊंगी, लेकिन आपने ये सेंटेंस खुद बनाने हैं। पर्टिकुलर, ही पेड पर्टिकुलर अटेंशन टू द मार्च एग्ज़ाम्स। वो खुसूसी तवज्जो देता है अपने मार्च के एग्ज़ाम पे। पास टाइम, वक्त गुजारी। रीडिंग बुक इज़ माई पास टाइम हॉबी। किताबें पढ़ना मेरा वक्त गुजारने का एक मशगला है। इन्फ्लुएंस्ड, आई एम अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन यू। मेरा एक बुरा असर है या एक मनफी असर है तुम्हारे ऊपर। अवेलेबल, ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज वर यूज्ड। तमाम जो हमारे पास वसाइल मौजूद थे वो इस्तेमाल हो गए। ऑब्टेन्ड, नॉलेज में बी ऑब्टेन थ्रू स्टडी। डिपेंड्स, योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। इसी तरह आप इसके कुछ भी सेंटेंसेस बना लीजिएगा, आप खुद इसके लिए ट्राई करें, ज़्यादा अच्छी बात है।
Here is a cross word puzzle. All the words can be found in the second paragraph of the lesson. अच्छा, इसमें एक तो ये कह दिया कि सेकंड पैराग्राफ ऑफ द लेसन में है ये तमाम वर्ड तकरीबन, और हमें ये कुछ क्लूज दिए हुए. नंबर 1, ग्रो ऑन ट्रीज, दरख्तों के ऊपर ये ग्रो करते हैं, लीव्स. नंबर 2, फाउंड ऑन सैंडी बीचेस, shells. नंबर 3, ईटन ऑफ. इसके अगर हम यहाँ प्लेट्स लिखें तो प्लेट्स के लिए ये एक कम रह जाता है, यहाँ पर आएगा डाइनिंग, ये हमारे उसमें इस्तेमाल होता है. नंबर 4 है स्टिकी बैग. अच्छा, स्टिकी बैग्स में हमारे वहाँ पे वर्ड यूज़ हुआ है टिकट्स, लेकिन हम यहाँ पे अगर टिकट लिखते हैं तो एक स्पेस खाली रह जाती है. स्टिकर, जिसकी स्टिकी बैग है वो स्टिकर होता है, चिपकने वाला. सॉफ्ट एंड टिकलिश, फीदर्स. कीप द सन ऑफ, हैट्स. ओल्ड एंड एंशियंट, एंटीक. वेरी हार्ड, स्टोन्स. Learning about language. Put adverbs in the sentences below, either after the verb or after the object. Number A, he slept soundly. He went back immediately. She made a new dress instantly. उसने फौरी तौर से नया ड्रेस बना लिया, वो फ़ौरन वापस आ गया, वो सुकून से, साउंडली, आराम से सो गया. क्वेश्चन नंबर 2, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. ये हमारे पास डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमने इनडायरेक्ट में चेंज करना है. जब हम सेंटेंस चेंज करेंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा. यूजिंग आस्क्ड, हमने इसमें ये लफ्ज़ आस्क्ड के साथ चेंज करना है. नंबर ए, आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल जा रहे हो? माई मदर आस्क्ड, मेरी वालदा ने पूछा. हम इसको अब हमने चेंज करना है आस्क से साथ. माई मदर आस्क्ड मी, मेरी वालदा ने मुझसे पूछा. इफ़ आई वर गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या मैं आज स्कूल जा रहा हूँ? ये सेंटेंस की फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगी. आस्क्ड मी इफ़ आई वर गोइंग टू स्कूल टुडे. नंबर बी, Where are your books? She said. उसने कहा तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? She asked me, उन्होंने मुझसे पूछा. Where my books are? मेरी किताबें कहाँ हैं? देखिए यहाँ आपके लिए इसमें तो वर्ड आस्क्ड यूज़ हुआ था, सेकेंड सेंटेंस में नहीं यूज़ किया, लेकिन हमने यूज़ किया है. She asked me where my books were. Number C, have you had your breakfast? She continued. Number C, then she asked me, मतलब continued से हमने उसको आगे, then she asked me if I had eaten my breakfast. had eaten आएगा. I have had eaten, ये I have had eaten my breakfast. Number D, have you tidied your room? She asked. tidied यानी कमरे को साफ सुथरा करना, सेट करना, बिखरी हुई चीज़ें तरतीब में देना. नंबर डी, she asked me if I had tidied my room. have you tidied your room? क्या तुमने अपना कमरा तरतीब दे दिया? शी आस्क्ड, उन्होंने पूछा. अब शी आस्क्ड हम पहले ले आए. शी आस्क्ड मी, क्योंकि हम पहले ले आए इसलिए देखिए हमने सब में इफ़ का इजाफा किया है. इफ़ आई हैड टाइडेड माई रूम, क्या मैंने अपना कमरा, क्या तुमने अपना कमरा ठीक कर लिया है? हमने पहले क्या किया था, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया था और कॉमास हमारे उसमें चेंज करते हुए सारे के सारे ख़त्म हो गए थे. कॉमास का पॉज ख़त्म हो गया था
और आपका ये जो क्वेश्चन मार्क है ये भी हमने इफ से चेंज कर दिया था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग इनटू डायरेक्ट स्पीच। अब हमने इसको, जिसके अंदर कोई कॉमा और कुछ नहीं है, हमने इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। डोंट फॉरगेट द इन्वर्टेड कॉमास। नंबर ए, शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। देखिए इसको चेंज कैसे करना है, वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क कॉमा शी आस्क्ड मी फुल स्टॉप। यहां हमने किया शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। उन्होंने मुझसे पूछा तुम कहाँ जा रहे थे। वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। शी आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा। ये क्या है, ये डायरेक्ट स्पीच है। ये क्या है, ये इनडायरेक्ट है। नंबर सेकंड देखिए, नंबर बी, शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। आर यू गोइंग टू द मार्केट, डायरेक्ट पूछ लिया। शी आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे क्या पूछा, शी आस्क्ड मी। लेकिन इसमें अहम चीज़ क्या है कि जो पूछा गया उसको आपने कॉमा में लगाया। वेयर आर यू गोइंग, उसको कॉमा में डाला। आर यू गोइंग टू द मार्केट, कॉमा में डाला, क्योंकि ये माँ है या खातून जो भी है जिसने पूछा, ये उनके जो वर्ड्स हैं वो कॉमाज में चले गए। और क्वेश्चन मार्क इसलिए डाला कि ये क्वेश्चन है। नंबर 3 देखिए, आई टोल्ड हर आई वॉज नॉट। नंबर सी, नो आई एम नॉट। आई रिप्लाइड, टू टोल्ड हर की जगह आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। नो आई एम नॉट, मैं नहीं जा रहा। आई रिप्लाइड, आपने इसने अब क्या जवाब दिया, उसको कॉमे में कर दिया। और आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन नहीं है, जवाब है, इसलिए क्वेश्चन मार्क नहीं आया। नंबर डी, देन शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज गोइंग टू द पार्क। तब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं पार्क जा रहा हूँ। देन शी आस्क्ड, तब उन्होंने पूछा इस जवाब के बाद, आर यू गोइंग टू द पार्क, क्या तुम पार्क जा रहे हो। अब शी आस्क्ड, उन्होंने क्या पूछा, आर यू गोइंग टू द पार्क। जो पूछा उसके ऊपर कॉमा लगा दिया, और क्योंकि ये आर यू गोइंग सवाल किया है, क्वेश्चन मार्क कर दिया। देन शी आस्क्ड, ये डायरेक्ट है, तब उन्होंने डायरेक्टली उससे ये पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि आर यू गोइंग टू द पार्क, इसको हमने कॉमा में दे दिया। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट जब आप बात करते हैं तो उसमें पॉज देना होता है। आपने सवाल पूछा, क्या सवाल पूछा, कॉमा में डाल के उसको या क्वेश्चन मार्क लगा के वहाँ आपका पॉज आ जाता है। जब आप बात इनडायरेक्ट करते हो, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो इसमें कोई चीज़ नहीं आता। आप अपने अल्फाज को, सेंटेंस को थोड़ा सा तूल देकर बात की वजाहत खुद ब खुद करते हैं। These rules will remind you of what you have learned about transitive and intransitive verb. क्या होते हैं verb? क्या होता है, verb is a word which shows any action. कोई भी काम का करना verb कहलाता है। अब verb के पास अगर object है तो वो transitive verb है। अगर verb के पास कोई object नहीं है जिस पे वो काम कर रहा है तो वो intransitive verb है। ये है आसान सी बात। द बॉय प्लेड फुटबॉल। अब ये सेंटेंस अगर आप कहें द बॉय प्लेड, लड़का खेल रहा था, तो ये इनट्रांजिटिव हो गया। लेकिन अब हमने यहाँ बता दिया द बॉय प्लेड फुटबॉल, तो फुटबॉल उसको ऑब्जेक्ट मिल गया है, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया है। द गर्ल पेंटेड, लड़की पेंटेड। द गर्ल इज पेंटिंग, अगर आप ये सेंटेंस बोलें तो पेंटिंग लड़की कर रही है, लेकिन क्या पेंटिंग कर रही है, अ पिक्चर। द गर्ल पेंटेड अ पिक्चर, ये उसे ऑब्जेक्ट मिला है, तो ये कौन सा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव। verbs do not have object are called intransitive. Intransitive verbs do not have object. The boy fell over, लड़का, अब ये जो fell है, गिरना, ये verb है। over किस चीज़ के ऊपर गिरा, ये नहीं पता, इसलिए ये intransitive होगी। The girl cried, लड़की रोई, किस पे, क्यों, ये नहीं पता, इसलिए ये intransitive हो गया। Many verbs can be both transitive and intransitive. Example, the girl played
कार्ड्स, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि वो कार्ड्स आपके पास हैं. द गर्ल प्लेड, ये जैसे मैंने ऊपर आपको बताया, द गर्ल प्लेड. अब प्लेड जो है ये वर्ब है. अब यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट है और ये इंट्रांजिटिव है. मेक अ लिस्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब इन द फॉलोइंग पैराग्राफ. ये आपको वर्ब अंडरलाइन किए हुए हैं. इसके अंदर आपने सिर्फ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव को अलग करना है. Once there was a boy, एक लड़का था. ये जो was है ये verb है और transitive verb है. He lived in a huge forest, lived in a huge forest, intransitive verb. His house was very small and his mother and father lived there too. His house was intransitive, mother and father lived intransitive there too. One day he walked intransitive down the path. He walked down the path. Suddenly he saw, उसने देखा, अ टाइनी स्नेल. क्या देखा उसने? टाइनी स्नेल देखा. तो ये क्या हुआ? ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. ही पिक्ड अप, उसने उठाया, द स्नेल. क्या उठाया? स्नेल. इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. एंड टुक इट होम, कहाँ ले गया? घर को ले गया था, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया. व्हेन ही रीच्ड होम, ही शोड, रीच्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, होम इसके साथ आ गया. ही शोड द स्नेल टू हिज मदर, उसने वो स्नेल अपनी वालदा को दिखाया. अब आपने इसके साथ सिर्फ इतना करना है कि वॉज के साथ आपने बताना है वॉज आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, लिव्ड आपका इंट्रांजिटिव वर्ब है. ये वाला वॉज, हिज हाउस वॉज, हिज हाउस वॉज इंट्रांजिटिव वर्ब है, वेरी स्मॉल. lived intransitive verb है. walked intransitive verb है. saw, क्या saw उसने किया? tiny snail, तो ये transitive verb है, ये भी transitive verb है. उसके बाद took भी transitive verb है. when he reached home transitive verb है. showed भी ट्रांजिटिव वर्ब है. लिस्ट बना लीजिए ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब की और उसकी रीज़न साथ देते जाइए. हमारा लास्ट क्वेश्चन लिसनिंग एंड स्पीकिंग है. इसमें आपने अपनी हॉबी डिस्क्राइब करनी है. वो आप इन क्लूज से आप मदद ले सकते हैं और इसके आप कुछ सेंटेंसेस ख़ुद प्रिपेयर कीजिए कि आपने आपकी क्या हॉबी है और आप उस पर कैसे काम करते हैं, कैसे शुरू किया, उसको कट किया, पेस्ट किया. ये फ्लावर कलेक्शन के हवाले से आपको टिप्स दी हुई हैं. आपने आपकी हॉबी फ्लावर कलेक्शन यहाँ बताई हुई है, उसके मुताबिक आप ये काम कर रहे हैं. लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है. थैंक यू वेरी मच.